जय हिंद साथियों। आप सब, अगर आपको ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपकी ठीक ठाक है, यानी कि इतनी तैयारी आपकी साथियों हो चुकी है कि आपका इस सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए, तो इसी बात को साथियों आपको परखने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए मैं लगभग साथियों यहाँ पर 75 सवाल लाया हूं। और 75 सवाल साथियों आपके हिंदी के प्लस जीके जीएस करंट अफेयर और पॉलिटी के पूछे जाएंगे। यानी कि सबसे पहले साथियों लगभग हिंदी के कुछ सवाल होंगे और उसके बाद जीके जीएस पॉलिटी के सवाल होंगे। आप चेक इसमें से ये कीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे और कितने जितने क्वेश्चंस आपको साथियों नहीं मालूम है उनके आंसर्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस टारगेट को साथियों अचीव कर लीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, वर्ण, स्वर्ण या साथियों वर्ण। तो मैं कहूंगा वर्ण जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और आपकी परीक्षा साथियों 8 जून, 9 जून, 10 जून 3 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। सम्मुख का विलोम क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, मृगनयनी में कौन सा समास है, मुझे बताइए। मृगनयनी शब्द की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए उपसर्ग सहित नहीं, उपसर्ग रहित यानी कि जिसमें उपसर्ग ना हो। देखिए सुयोग में भी उपसर्ग है, विदेश में भी है, अत्यधिक में भी है, लेकिन सुरेश शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो मैं कहूंगा दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यानी कि अगर बात करते हैं सातु 5 भेद होते हैं। और अगर बात करते हैं संधि के कितने, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद होते हैं। अगला देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में आप लोग याद रखेंगे बहुब्रीहि समास सातु इसमें है। उसके बाद देखिए, वारिद का पर्यायवाची, यानी कि वारिद की जब हम बात करते हैं तो वारिद का मतलब क्या होता है? वारिद का मतलब होता है साथियों बादल। बादल आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ है? बताइए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? बताइए। अच्छा, पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है काली, बड़ा, ऐसा। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? सबसे पहले सवाल तो यही है। देखिए ये पुल्लिंग है ना। मैं कहूंगा काला, अगर बात करते काला एक पुल्लिंग है और काला से जो शब्द बना है काली, ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, पर्णकुटी यानी कि पर्ण की कुटी, इसमें कौन सा समास है? मैं कहूंगा इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है ना। और व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें अलंकार कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर से आ जाए, सा, सी से आ जाए या सम आ जाए, तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए, अनुज की किताब मेज पर है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहां पर रेखांकित शब्द ये होगा। इसमें आपको देखिए अनुज की किताब, तो जाहिर सी बात है संबंध दिख रहा है, यानी कि संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक में का, की, के आता है। उसके बाद देखिए, खटमल शब्द कैसा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मुझे बताइए। या उभयलिंगी है? साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी पूरी साथियों तैयारी करवाई जा रही है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको कीजिए। चलिए, तो खटमल शब्द की अगर बात करें तो ये एक आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। तो इसमें अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर मनहु आ गया, मानो मनु मनहु आ जाए तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पर है साथियों? यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए, गिरीश में कौन सी संधि है? बताइए। मैं कहूंगा गिरीश की अगर बात करते हैं इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी। शत की अगर बात करते हैं साथियों 100, ठीक है ना। देखिए जिसमें 100, 200, 300 का जिक्र आ जाए तो वहां पर दीर्घु समास होता है, यानी कि संख्यावाचक अगर कोई शब्द है तो उसमें दीर्घु समास होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, सुनीत कुमार चटर्जी थे, जीबी पंत थे या सुब्बारायन थे? मैं कहूंगा बीजी खेर इनका नाम है, और ये वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के कौन थे साथियों? अध्यक्ष थे। बात आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो साथियों 22 है, और 22 ही आपका जवाब होना चाहिए। अगला देखिए, अव्ययभाव समास का उदाहरण है, इसमें से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है?
मैं आपको बता दूं, अव्यय भाव समास अगर किसी शब्द में होगा तो वहां पर पहला शब्द प्रति हो सकता है, अनु हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है, ठीक है ना, या भर भी हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं भर पेट में आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोना चांदी, ये कैसे संज्ञा है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं। ये भाववाचक संज्ञा? नहीं साथियों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द साथियों यहां पर कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए सुषुप्ति की अगर हम बात करते कैसे, ऐसे लिखा जाता नहीं, ऐसे लिखा जाता नहीं, ऐसे नहीं साथियों, सुषुप्ति जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा जाता है। अविकारी शब्द इसमें से कौन सा है बताइए। अविकारी शब्द जो होते हैं ना साथियों, देखिए जो अव्यय होते हैं ये अविकारी शब्द ही होते हैं, बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब जिसमें विकार ना हो, यानी कि जिसमें परिवर्तन ना हो सके। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के लड़की छात्र और मास्टर शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण होगा। तो अगर बात करते किस संज्ञा का उदाहरण होगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी लड़की का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, किसी छात्र का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, किसी मास्टर का नाम आ जाए तो जातिवाचक, तो व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। आंसर आपका डी है। अगला देखिए सूर्य ऊष्मा में कौन सी संधि का नियम लागू है। सूर्य ऊष्मा की अगर बात करें तो कौन सी संधि है, इसमें सातु आपकी गुण संधि है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आत्मा का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो आत्मा का विलोम अनात्मा होता है, अनादर होता है, अमीर होता है। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए आत्मा का विलोम अनात्मा होता है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद साथियों क्या है, एक बार बता दीजिए। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो अभिषेक का संधि विच्छेद आपको ये याद रखना है कि अभिधन सेक जो है ना, ये अभिषेक का संधि विच्छेद है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि तितली उपन्यास जो है ना, इसके लेखक कौन है। तो तितली उपन्यास के लेखक कौन है, मैं कहूंगा जय शंकर प्रसाद तितली उपन्यास के लेखक है। अच्छा इनकी बहुत सारी रचना, जिसके तितली हो गई, ठीक है ना, और कंकाल इनकी रचना है। इरावती, कामायनी, झरना, आंसू, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग बताइए। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों भाववाचक संज्ञा, लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए साथियों, इनमें से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो कौन सी है साथियों नवीन विकसित ध्वनियां? मैं कहूंगा खा और गा, ये जो है ना, ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। उसके बाद देखिए कान कतरना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो कान कतरने का मतलब होता है साथियों बहुत चालाक होना। क्या? बहुत चालाक होना, यही कान कतरने का मतलब होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो शोकाकुल कैसे लिखा जाता है? तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है शोकाकुल, ठीक ऐसे ही लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, आपसे कहा जा रहा है कि मौखिक कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में मौखिक लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। और अब खाली जगह भरिए। आपसे कहने के बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, बचपन से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है, जवानी से दुखी है। तो बूढ़ा आदमी तो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। अगला देखिए योग का विलोम क्या हो सकता है। तो योग का विलोम देखिए मूर्ख का विलोम बुद्धिमान होता है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है, और सुयोग का विलोम अयोग्य होता है। योग की अगर बात करते हैं योग का विलोम अयोग्य होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए अर्जुन का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? धनंजय जो है ना, ये अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? दुखी होना नहीं, निराश होना नहीं, अत्यधिक थक जाने को कहा जाता है अंग अंग ढीला होना। जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसको अंधभक्त थोड़ी ना कहते, कृपंद भी नहीं कहते, दृष्टांत भी नहीं कहते, उसको जन्मांध कहा जाता है, जो जन्म से अंधा होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। देखिए रेखांकित शब्द ये है, तो बच्चों के साथ खेल रहा। शीला एक लड़की है तो वह बच्चों के साथ खेल रही है, ये होना चाहिए। यानी कि बच्चों के साथ खेल रही है ये होगा, बच्चों के साथ खेल रहे ये होगा, खेल रही है ये होना चाहिए। और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों यश का विलोम क्या होगा? यश का, तो यश का विलोम नीरस होता है ना, नीरस नहीं होता है साथियों। नीरस तो विलोम सरस का होता है। नीरव विलोम किसका होता है? रव का होता है। मैं कह सकता हूं साथियों अपयश जो है ना, ये यश का विलोम हो जाएगा। और सुयश का विलोम क्या होता है साथियों? कुयश होता है। ये सारी चीजें, चारों चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। नाभिकीय विखंडन की खोज साथियों किसने की थी? अब आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है ऑटो हॉर्न के द्वारा ही नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए राजेंद्र प्रसाद की है नहीं, सुभाष चंद्र बोस की नहीं, LK आडवाणी की नहीं, ये साथियों अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। किस, कौन सी, क्या नाम इसका है? इंडिया विंस फ्रीडम।
मैडम, ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को 24/7 बिजली आपूर्ति प्रदान करना है? तो अगर बात करते हैं साथियों, पता कौन सी योजना की अगर बात चल रही है, तो मैं कहूंगा सौभाग्य योजना की बात चल रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को 24/7 बिजली आपूर्ति प्रदान करना, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही साथियों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला सवाल देखिए, पीएमजीवाई की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, बताइए। तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बिल्कुल साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ही पीएमजेवाई की फुल फॉर्म होती है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा है। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है? क्या औरैया में है, सोनभद्र में है, झांसी में, लखनऊ में है? तो आपको याद रखना है कि अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र साथियों ये सोनभद्र में है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है, या वृंदावन का पागल बाबा मंदिर क्या होगा साथियों? यानी कि जो खाली जगह में है, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में वृंदावन का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, जनवरी 2025 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया था? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए साथियों, दो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो अपने देश भारत ने जीता। भारत ने जीता, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में साथियों शपथ ग्रहण की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कहां के राज्यपाल बने थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी कि निवेश मित्र योजना ये किस राज्य में शुरू की गई थी? अपने उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए, मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या, निर्यात को घटाना है, या खेती को बढ़ाना है, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है? बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना ही मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ क्या है? क्या सिस्टम है, अवसंरचना है, मांग है, या उत्पादन है? तो मैं कहूंगा मांग है। मांग है तो यही आपका जवाब है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो अपने उत्तर प्रदेश की झांकी ने साथियों पुरस्कार जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो यहां पर भी आपका जवाब उत्तर प्रदेश होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य $100 बिलियन के बजट के आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश साथियों आपका जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? तो यूपी में किया गया है, लेकिन यूपी में कहां पर किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी, यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। दहेज देने या लेने का समझौता कैसा होता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अमान्य होता है, मान्य नहीं होता है साथियों, अमान्य होता है दहेज लेना या देने का, है ना। आंसर आपका सी होगा। दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित की जाती है? किसको साथियों दे दी जाती है? माता पिता को दे दी जाती है, या यदि संतान हो तो उसे दे दी जाती है? मैं कहूंगा माता पिता को, और यदि संतान हो तो उसे दी जा सकती है। तो कुल मिला के ए और बी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के
अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। बिल्कुल साथियों, ये कर सकते हैं महानगर मजिस्ट्रेट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैयत निम्न में से क्या होगी? तो क्या होगी आपसे ये पूछा जा रहा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। दहेज, मैं कहूंगा साथ, तो इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। उसके बाद देखिए पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये साथियों हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी कौन थे साथियों? ये 24वें तीर्थकर थे। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था साथियों विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? किन की बात चल रही है? महेंद्र वर्मन साहब की बात चल रही है। पल्लव वंश के ये राजा थे, ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। उसके बाद देखिए साथियों चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये किस शाखा से संबंधित है साथियों? ये आयुर्वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज की अगर हम बात करते हैं साथियों ये किस वंश से जुड़े थे? तो ये परमार वंश से जुड़े थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था? मैं कहूंगा बाबर के द्वारा मारा गया था, है ना। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोदी हार गया था। समन्वयी धर्म दीन इलाही ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। तो अकबर आपका जवाब अगर है तो बिल्कुल सही है। हवा महल स्थित एक महल है, यानी कि हवा महल कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल। अगला देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थिति को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था? तो ये कब इन्होंने प्रस्तुत किया था, है ना, बताइए साथियों। चलिए, क्या आपके सवाल का सातु जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा 13 दिसंबर 1946 आपके सवाल का जवाब होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 में किया गया है। तो अनुच्छेद 43 आपका जवाब हो जाएगा। इनमें से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये पता कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो 24 आपके सवाल का जवाब होगा। कुछ सवाल हम लोग और देख लेते हैं साथियों। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? मैं कहूंगा ये 42वां संविधान संशोधन था। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इसमें से कौन सा वो कथन सही है? प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रतिवर्ष के आधे सदस्य, या प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख तो किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो प्रधानमंत्री आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। एक लड़की पूर्व दिशा में देख रही है, वह कैसे घूमे कि उसका मुख उत्तर में हो जाए? बहुत शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए एक लड़की पूर्व दिशा में देख रही है। पूर्व दिशा क्या होती है साथियों? मान लीजिए वो लड़की यहां पर खड़ी है, तो वो लड़की इस तरफ देख रही है, वह कैसे घूमे कि उसका मुख उत्तर, है ना, उत्तर दिशा में हो जाए, यानी कि इस तरफ हो जाए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को सही मानते हैं, देखिए दाएं घुमा दाएं घुमा दाएं घुमा, यानी कि दाएं घुमा, है ना, दाएं घुमा, सॉरी
यहाँ से दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, इधर घूमा, फिर से बाएं घूमा। तो अभी तो अगर ऑप्शन नंबर ए को फॉलो करें तो उसका मुंह दक्षिण में आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, उसका मुंह किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। इधर देख रही है, बाएं घूमा, दाएं घूमा, दाएं घूमा, बाएं घूमा, दाएं घूमा, दाएं घूमा, ठीक है। उसके बाद बाएं घूमा और फिर बाएं घूमा, बाएं घूमा और फिर बाएं घूमा। तो अब उसका मुख किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, इसमें सातों हिंदी के सवाल, आपने जी के, संविधान, करंट अफेयर के सारे कुछ, यूपी जी के वगैरह सब कुछ सवाल आप लोगों ने देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसमें जीके के राइट आंसर लगे हैं साथियों, आप इसका सेम यही पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ लेना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें मैं फ्री पीडीएफ डालूंगा, क्लासेस की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे, है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जितनी भी अभी तक क्लासेस मैं तैयार कर चुका हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाकर आप सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।